हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 शुरू किया था और उसमें कुछ कंप्लीट भी कर लिया था और बाकी का जो बचा है आज हम वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 2 क्या था? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसमें हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? 2.2 का 1। आज हम देखेंगे 2.2 का 3। ये अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारक में अंतर कैसे किया जाता है वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है? तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए हम एक सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। मतलब सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इस पीएच में पी सूचक है पुसांस या पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द का है। ओके, और इसका अर्थ होता है शक्ति। पोटेंज का अर्थ होता है शक्ति। और इस पीएच स्केल से सामान्यतः हम शून्य मतलब 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही कम होगा। ठीक है, और किसी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वो विलयन हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। मतलब यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पीएच एक सार्वत्रिक सूचक है। ओके, चलिए मैं ये पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वो डायग्राम में दिखाऊंगी आपको। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच पीएच 0 से 14 स्केल के उपयोग से की जा सकती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का माप होता है। और उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम और क्षारकीय विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। चलिए अब देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक पीएच स्केल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है और इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी हो रही है। मतलब इधर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ रही है और यहाँ पर नीचे आने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। और बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति को ये दर्शाता है, जबकि बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति हमको इधर पता चलती है। ठीक है, यहाँ पर 7 अगर किसी विलयन का मान आता है तो वो उदासीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल और क्षारक की शक्ति जल के विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पर निर्भर करती है। और यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेंगे तो ये अलग अलग मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो मैं आपको इधर नीचे दिखा रही हूँ। पहले ये देख लेते हैं, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल। तो अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर कुछ अम्ल देख रहे हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है 1.2, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि क्षार है ये इसका होता है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। चलिए आगे देखते हैं 2.3 का 1, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं हमारी तरह? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो जीवित प्राणी केवल कम पीएच परास में जीवित नहीं रह सकते। जैसे कि वर्षा के जल के पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित किया जाता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है ना। और ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों की जो जीवन है, उत्तरजीविता है, वो कठिन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और मान लो अब स्पेस की बात करें या किसी ग्रह की बात करें, जैसे शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे और सफ़ेद पीले बादलों से बना है। तो फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है? आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? फ्रेंड्स अच्छी उपज के लिए पौधों को एक मतलब विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, और किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए जो पीएच है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से हमारे पाचन तंत्र का पीएच, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमारा जो स्टमक है ना, पेट उदर है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है और यह हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। और अपच की स्थिति में जो हमारा उदर है बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। और इस दर्द से मुक्त होने के लिए हमको एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ा था, है ना। क्या था वो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक दुर्बल क्षारक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीएच परिवर्तन के कारण मान लो हमारे मुंह का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो जाता है ना। तो दांतों का क्षय, मतलब दांतों का छोटे छोटे क्षय होना, मतलब उसको टूट टूट कर गिरना प्रारंभ हो जाता है। और दांतों का इनेमल जो है जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, वो जल में नहीं घुलता। लेकिन मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो ये संक्षारित होने लगता है। ठीक है, मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया है भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके जल उत्पन्न करते हैं। ओके, और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके अम्ल की मात्रा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे दांत के जो क्षय है उसको हम रोक सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न कुछ रसायनों से आत्मरक्षा करते हैं। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण आपको दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए जगह पर हम बेकिंग सोडा, है ना, जो कि एक दुर्बल क्षारक है, का उपयोग करते हैं तो हमको आराम मिलता है। इसी तरह नेटल के डंक वाले बाल जिसमें मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द व जलन होता है। अब ये नेटल क्या है? तो नेटल एक पादप है, पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से आपको छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। और इन बालों में क्या होता है? तो इसमें मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। तो इसके स्त्राव होने के कारण ये हमारे शरीर में जलन और दर्द होता है।
फ्रेंड्स, पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर पाए जाने वाले डाक के पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ठीक है, मतलब डाक का पौधा क्या है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध या दही है ना। नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक, इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है या फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है, वो पाया जाता है। नेटल का डंक, इसमें मेथनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण हमको जलन महसूस होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं 2.4 लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवण मतलब साल्ट। तो फ्रेंड्स, हमने पीछे पढ़ा कि अनेक अलग अलग अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होता है। तो चलिए इनके गुण धर्म और उपयोग के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। 2.4 का 1 लवण परिवार। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है, लवण परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 2.4 का 2 लवणों का पीएच। फ्रेंड्स, जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण होते हैं उनके पीएच का मान 7 होता है और ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है और ये अम्लीय होते हैं। मतलब अम्लीय है तो 7 से कम ही होगा, अगर क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा। ठीक है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2.4 का 3 साधारण नमक से रसायन। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से जो उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, है ना। और इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। और ऊपर हमने जो देखा, अभी तक जो पढ़ते आए हैं उसमें देखा कि यह एक उदासीन लवण है ना। तो समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं और इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप पाया जाता है और ये बड़े आकार के क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जिसमें बहुत से अपद्रव्य मतलब मिश्रण होते हैं, जिसके कारण ये भूरे रंग के दिखाई देते हैं और इसे खनिज नमक कहते हैं। जब ये खनिज नमक तब बने जब बहुत समय के बाद, बहुत समय बीत जाने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, है ना। तो खनिज नमक का खनन कैसे करते हैं, तो जैसे कोयले का खनन किया जाता है उसी तरह से नमक का भी खनन किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में तो सुना ही होगा कि आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक था, है ना, सबको पता है। तो चलिए देखते हैं साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। मतलब इस प्रकार प्राप्त जो साधारण नमक है वो हमारे दैनिक उपयोग के लिए कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, मतलब ये सब के लिए एक कच्चा पदार्थ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग अनेक पदार्थ बनाने में किया जाता है। मतलब साधारण नमक से कैसे इन पदार्थों को बनाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार होते हैं, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप इसको सूत्र के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हो। NaCl + 2H2O अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, 2NaOH + Cl2 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। इस जो क्लोर क्षार प्रक्रिया को यहाँ पर डायग्राम से भी मैंने बताया है। चलिए देख लेते हैं।
ये आप देख रहे हैं, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं ये हम जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। ठीक है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, मतलब यहाँ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद बहुत ही उपयोगी हैं। इन उत्पादों के अलग अलग उपयोग भी हैं। ठीक है, हम ही देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस का कैसे उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में, मार्गरीन, खाद के लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का जल को स्वच्छ बनाने के लिए, स्विमिंग पूल में, पीवीसी के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में और सीएफसी कीटनाशक के रूप में, है ना, इसी रूप में इनका उपयोग होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज, कृत्रिम फाइबर के रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम नीचे देखेंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों के दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करके विरंजक चूर्ण या घरेलू विरंजक बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग इस्पात की सफाई, अमोनियम क्लोराइड, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन आदि में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये विरंजक चूर्ण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि जलीय सोडियम क्लोराइड, है ना, मतलब लवण, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण हुआ, जैसे कि मैंने ये चित्र में दिखाया आपको। तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ओके, और शुष्क बुझा हुआ चूना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। ठीक है, और ये वास्तविक में इसका संगठन काफ़ी जटिल होता है, पर इसका सूत्र यही है। आप देख रहे हो ये अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा। पहले इसका उपयोग देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की जो पीठ या मज्जा होती है उसमें, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कपड़े की धुलाई के लिए, है ना, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। और कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सॉरी, ये विरंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर या इसको क्लोरीन पाउडर भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। अब सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई के जो अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं उसको स्वादिष्ट और खस्ता या पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को जल्दी से पकाने के लिए भी किया जाता है। और इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3 है। ठीक है, कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो NaCl + H2O + CO2 + NH3 अमोनिया। ठीक है, तो क्या बना यहाँ पर? अमोनियम क्लोराइड बना और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के pH के मान की जांच की? मतलब आप बता सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के pH का मान क्या हो सकता है? तो इसका उपयोग हम अम्ल को उदासीन करने में करते हैं और ये एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। तो खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर क्या अभिक्रिया होगी वो हम देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सोडियम कार्बोनेट जल और
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम घर में अनेक प्रकार से करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मतलब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद जो खाद्य अम्ल का मिश्रण है, इसके निर्माण में किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो ये वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है, NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन मतलब कोई भी अम्ल लेके उससे अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो पाव रोटी होता है या जो केक होता है उसमें खमीर उठता है, वो फूल जाता है ना, और इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने में सहायक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। तो ये एक अलग रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के फिर से क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और यह भी एक क्षारकीय लवण है। ओके, यहाँ पर 10H2O ये क्या दर्शाता है? तो क्या यह Na2CO3 को मतलब Na2CO3 को क्या बनाता है? आर्द्र बनाता है ना। 10H2O जल के 10 अणु यहाँ पर उपयोग हुए हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन हैं। ठीक है, धोने के सोडे का उपयोग तो आप सब जानते ही हो। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है और घरों में साफ सफाई के लिए, जल को की जो स्थायी कठोरता है उसको हटाने के लिए, है ना, धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट बोलते हैं जिसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2.4 का 4, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं आप। तो इसमें कोई भी कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेते हैं और उसको अगर हम लैंप में इस प्रकार से रखकर अगर उसको गर्म करते हैं तो जल की बूंदें जो हैं ऊपर हमको इस टेस्ट ट्यूब के दीवार पर दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब सूखा दिखने वाला जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है उसके अंदर जल होता है और जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो ये जल जो है वो हट जाता है और लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है। मैंने एक बार आपको बताया था, जब क्लास 6 या 7th में मैं पढ़ा रही थी तो बताया था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को दिखाया था आपको, है ना। तो उसका रंग जो है नीला होता है, लेकिन अगर गर्म करें उसको तो वो नीले से सफ़ेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को फिर से जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग फिर से नीला हो जाता है। ठीक है, अब ये क्रिस्टल का जल ये क्या होता है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, क्रिस्टलन का जल। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ओके, जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है, मतलब गीला है, उसमें जल के अणु हैं कि नहीं? ये आप बता सकते हो, है ना। यहाँ पर 10 मैंने बताया 10H2O। ठीक है, अब जिप्सम है ना, जिप्सम यहाँ पर लिखा है CaSO4 2
H2O। मतलब जिप्सम एक और लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जल के 2 अणु है ना, तो मतलब क्रिस्टल के जल के 2 अणु हैं। इसका सूत्र क्या है, ये फिर से पढ़िए आप, CaSO4 2H2O। ठीक है, अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। इसके उपयोग क्या हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर अगर गर्म किया जाए तो ये जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बोलते हैं जिसको, वो बनाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 1/2H2O है ना, तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर किसमें करता है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर फिर से जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ बन जाता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी अभिक्रिया कैसी होती है, CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O, ये क्या बनाते हैं, जिप्सम बनाते हैं, CaSO4 2H2O। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें जल के और अणु मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु है ना, आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, तो CaSO4 का 2 इकाई सूत्र है ना, 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस में करते हैं, और खिलौना बनाने के लिए, सजावट के सामान में, और कई सतह को चिपकाने के लिए भी किया जाता है। फ्रेंड्स, आप पता करिए कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? अगर आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर 3 शुरू होगा। यहाँ पर चैप्टर 2 तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।